अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल्दना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप सबको जुमा मुबारक हो। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, आज दुनिया भर में लेबर डे है और हमारी कौम को एक तोहफा मिल गया लेबर डे का। बताइए ज़रा। मजदूरों को जो तोहफा मिला है, बल्कि पूरी कौम को, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ये पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जनाब रात को। और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 51 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जबकि अगर हम पेट्रोल की नई कीमत की बात करें तो अब 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो चुकी है। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया जुनैद। और ये इजाफा तोहफा है आज मजदूर डे का, और मजदूरों की, आवाम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। और जिस तरह से हम हर बार बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ना या डीजल की कीमत बढ़ना सिर्फ इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के मुतरादिफ नहीं होता, बल्कि इससे महंगाई का एक तूफ़ान आता है, इससे किरायों में इजाफा होता है, इससे अशिया ज़रूरियाँ महंगी होती हैं और फिर आवाम के ऊपर एक और बोझ लाद दिया जाता है। ये कीमतें कुछ अगर कम भी कर दी जाएं आटे में नमक के बराबर, तो फिर महंगाई कम नहीं होती, वो जो की तूं रहती है। तो यकूम मई की छुट्टी होने की वजह से कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान एक दिन पहले ही कर दिया गया है, बजाय इसके कि वो जुम्मे को होता, उसे जुमेरात को नाफिजुल अमल भी कर दिया गया। और अब देखते हैं कि इसके असरात क्या होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज की टॉप 5 स्टोरीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे एक बार फिर से अमेरिका, ईरान और इजराइल जंग की। खलीज फारिस का बिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा और ये कहा जा रहा है, जबकि खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक तवील अरसे के बाद बयान सामने आया है और वो कहते हैं कि जी ईरानी डटे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ पर वो अब भी पूरी तरह से कारबंद हैं और कायम हैं। बिल्कुल जी, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। उसके बाद बात होगी PSL 11 के फाइनल में पहुंचने की जंग। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मद्दे मुकाबिल होंगे। देखते हैं कि कौन फाइनल तक पहुंचता है और किस की होती है ये ट्रॉफी, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी हाँ, फिर बात होगी आज के प्रोग्राम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन की, जिसके तहत नौजवान नस्ल का तहफ़्फ़ुज़, नौजवानों की हिफाजत के लिए इनकलाबी कदम नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ कराई गई है। इस ऐप के क्या फ़ीचर्स हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा हमारी यूथ को, इस पर भी बात करेंगे, माहिरीन की राय शामिल करेंगे। और उसके बाद बात होगी परनिया खान, जो कि कम उम्र तरीन कौमी टेबल टेनिस चैम्पियन बन चुकी हैं, पाकिस्तान मॉर्निंग के मेहमान बनेंगी। किस तरह से ये इतनी कम उम्री में अचीवमेंट्स हासिल की हैं, इस पर भी उनके हम तासुरात शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। बिल्कुल। और फिर बात होगी आखिर में जो कहा गया है कि मज़दूरों को आलमी दिन किस लिए बनाया जाता है, छुट्टी दी जाती है। मज़दूरों का आलमी दिन तो है, मेहनतकश आज भी रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और ये भी अलमिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, बजाय इसके कि उनको छुट्टी दी जाए, उनसे यकजहती का इजहार किया जाए, उनके लिए आसाना पैदा की जाए, उनके लिए जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुहैया किए जा सकें, उन्हीं को हम काम पे लगा देते हैं और पूरी कौम जो है या पूरी दुनिया जो है वो इसे एक छुट्टी के तौर पे, एक हॉलीडे के तौर पे मनाती है और अपने पुरतायुश ज़िंदगी गुजारती है। तो इस पर भी बात करेंगे, असल मकसद क्या है और किस तरह से हम मज़दूरों की मयार ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या किरदार है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है, इस पर भी बात होगी। और सबसे पहले अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। अपने टॉपिक पर बात करेंगे कि जिस तरह से अमेरिका ईरान की आप देख रहे हैं कि कोई बात बनते हुए नज़र नहीं आ रही है, मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जंगबंदी जो है वो कब तक ये सीज़फायर यूं ही रहेगा, क्योंकि बयानात दोनों जानिब से आ रहे हैं। पहले अमेरिका की जानिब से बयानात आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि बयानात की भरमार करते हैं और इस तरह के बयानात देते हैं। जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि उन्होंने अपनी गन के साथ एक फ़ोटो शेयर की है सोशल मीडिया पर और फिर उसके बाद वो गैंगस्टर बने हुए और वो कहते हैं कि नो मोर नाइस गाय। और उसके बाद आज जो बयान सामने आया है वो है मुश्तबा खामनाई, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर भी इस खत्ते में अमन कायम हो सकता है और ये खत्ता चल सकता है और इस खत्ते में कोई गैर मुल्की जो है उसको उसकी गुंजाइश नहीं है, उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अब हुर्मुज़ एक नया बाब लिखने जा रहा है। वो क्या नया बाब होने जा रहा है, क्या अमेरिका उसके ऊपर से बंदिश हटाने जा रहा है या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं कि आखिर कब ये मामला सुलझेगा। बिल्कुल, किस तरह से सुलझेगा इस पर बात करते हैं। नाइला चौहान साहिबा, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद हैं।
आपको वेलकम कहेंगे नायला साहब। आपके ख्याल में जो इस वक्त ईरान का मौक़िफ़ है ये दुरुस्त मौक़िफ़ है? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी तमाम तर जो अस्करी सलाहियत है उसको आजमा के देख लिया है, उनकी लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, उनके सिविलियंस को नुकसान पहुंचा दिया गया। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात तो हो रही है, लेकिन बदले में ईरान भी कह रहा है कि उसके पास बहुत ही ख़तरनाक किस्म के सरप्राइजेस मौजूद हैं अमेरिका के लिए। तो अगर यूं ही ये तल्खियाँ जारी रहेंगी, कब तक चल सकती है? और इसके जो असरात हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ दुनिया महसूस कर रही है, और इसकी जो कॉस्ट है वो ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत भारी हो सकती है। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तरजीह देंगे जंग को अमन की बजाय? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना वार्म वेलकम का इन योर लवली प्रोग्राम। सुबह सुबह हमने ईरान और की बातें शुरू कर दी हैं जी और पेट्रोल की महंगाई की बात कर दी है, which is अब all हालात ही linked। ऐसे हैं नायला साहब, क्या कीजिए। I know, लेकिन आपका ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इससे जैसे आपने फरमाया दुनिया का कोई शख्स नहीं है जिस पे इसके असरात ना हो। सो ये हम सब के लिए जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह से बात आगे बढ़ेगी और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस वक्त जो लग रहा है ईरान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू ये बन चुका है, क्योंकि अगर इनकी मुफाहमत अमेरिका और ईरान की हो भी जाए तो जब तक इजराइल चैन से नहीं बैठता, ईरान को अपने वजूद का ख़तरा है। और ये बात साफ जो है इजराइल में नेतन्याहू ने भी कह दी हुई है, और अमेरिका भी उन बातों की वो करता है एंडोर्समेंट। और फिर आप देखिए अगर शख्सी लेवल पे तो ट्रंप साहब के मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं, और आए थे वो ये कह के कि मैं जंग ख़त्म कराऊंगा, और इन्होंने ये ऐसी जंग शुरू की जो कि इन्होंने शुरू की, इन पे मुसल्लत नहीं की गई, इन्होंने जंग मुसल्लत और की। जिसका जवाब भी नहीं बनता था। जवाब इजराइल का था कि हमें खदशा है कि ये हमें मारेंगे। इस खदशे के उस पे उन्होंने इन पे चढ़ाई कर दी, और उस चढ़ाई के साथ जो है अमेरिका ने उनका बचाने के लिए उनके साथ शामिल हो गए। तो फिर वो क्या है, शेर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो अब ये तलक ही जा रही है। अच्छा नायला साहिबा, एक तरफ तो हम देख रहे हैं ईरानी सुप्रीम लीडर, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि अमेरिका के बगैर ये खित्ता जो है वो ज़्यादा अच्छे से परवान चढ़ेगा या ज़्यादा अच्छे से चल सकता है, और इस खित्ते में किसी गैर मुल्की की इजाज़त नहीं है। एक तो उनका बड़ा वाज़ेह मैसेज है तमाम जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, तमाम जो गल्फ़ ममालिक हैं उनके लिए भी, और दूसरा उनका जो मैसेज है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका के बगैर भी अब वो इस खित्ते को चलाकर दिखाएंगे, ताकि जो जितने ममालिक के पास अभी तक उनके अड्डे मौजूद थे वहाँ पर अब अड्डे नहीं होने चाहिए। दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो भी हमेशा की तरह अपने बयान देते वक्त सोचते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अब जो है वो आबनाए ट्रंप बन चुकी है, और उसके ऊपर जो बंदिश है उससे उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है और ईरान को उन्होंने निचोड़ कर रख दिया है। उनकी मईशत जो वो इस वक्त ख़त्म होने पर पहुँच चुकी है, उनकी मईशत लड़खड़ा नहीं रही बल्कि डेड एंड पर पहुँच चुकी है। अब जो ये बयानात हैं, वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमें वहाँ पर फ़ौजें बहुत पहले उतार देनी चाहिए थी ईरान के अंदर। तो लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो चाहते हैं कि उन्हें फेस सेविंग ईरान दे दे कि आप फाते हैं, जो कि वो कह भी चुके हैं, बरमला इसका इजहार भी कर चुके हैं कि बस ये मानना होगा ईरान को कि हम फाते हैं, और अगर ईरान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी, अमेरिका भी किसी सूरत पर ये जंग ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के बयानात की सूरत में आप क्या देखती हैं कि क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्या कोई बात बन भी सकती है? देखिए, बयानात हमेशा जंग से पहले और जंग के दौरान जानबूझ के ऐसे होते हैं जो कि दूसरी साइड को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा होता है लफाजी के थ्रू। उसको आपको जो है ज़रा बड़ा मोहतात होकर देखना होता है कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। लेकिन आप ये भी मद्देनज़र रखिए कि ट्रंप साहब ने मई में चीन जाना है, और हुर्मुज़ से ज़्यादातर माल चीन का गुजरता है, अमेरिका का नहीं गुजरता। अमेरिका का बहुत कम माल जाता है यहाँ से, यानी अगर 20% अमेरिका का है तो 70% चीन का है।
सो मेरे ख्याल में वो चीन को भी सॉफ्टन करने के लिए बिफोर हिज विजिट ये हुर्मुज पे जो है इन्होंने ब्लॉकेड किया। ईरान ने तो नहीं किया, बट ईरान जो है वो ओमान से मिलके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, क्योंकि ये दोनों हुर्मुज स्ट्रेट के लिटरल स्टेट्स हैं, तो इनको मिलके अगर ये टोल जैसे पनामा में भी है, सुएज में भी है और बाकी जगहों में भी टोल लिया जाता है, किस हद तक लिया जाता है ये निगोशिएट अच्छा किया जा नाले सकता साहब, है। अभी ये जिस तरह ये पॉइंट आप भी रेस कर रही हैं, चाइना की डिमांड है कि हमारे पास आने से पहले इस मामले को सुलझा के आइएगा, और मिड टर्म इलेक्शन में भी चंद ही माह बाकी रह चुके हैं। एक और चीज़ कि जो सदारती लिवरेज है 60 दिन तक वो अपनी मर्जी के जो जंग को जारी रखा उन्होंने, उसके बाद 1 मई से ऑनवर्ड, जिस तरह आज 1 मई है, कांग्रेस के रेजिस्टेंस का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। 2 रोज़ पहले भी जो पीट हेक्सेस से उन्होंने सवाल पूछे बड़े वैलिड थे। एक तो ये कि जोहरी हथियारों को तबाह करने की बात की गई, फिर जोहरी खतरे की वजह से दोबारा उन पर हमला किया गया, आबने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए नेवल ब्लॉकेड लगा दिया गया। तो वक्त तो बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के पास भी कम लग रहा है, तो इस कम वक्त में वो सवाल फिर वही है कि कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं जिसकी तैयारी बज़ाहिर दिखाई दे रही है अपने बहरी बेड़ों की सूरत में, दीगर साजो सामान की सूरत में, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सूरत में, या फिर आपको लगता है कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो कारगर साबित हो जाएंगे और कोई रास्ता निकल पाएगा? देखिए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के पास ही वक्त कम नहीं है, नेतन्याहू के पास भी कम है। उसके खिलाफ उस करप्शन के चार्जेस हैं और उनकी जो अदालत है उसने 2 महीने का इनको टाइम दिया है। फैसला पहले हो जाना था, लेकिन फिर अदालत ने व्हाटएवर रीजन उनका फैसला 2 महीने एक्सटेंड किया है। तो नेतन्याहू चाहता है कि जितनी तबाही वो इन 2 महीनों में कर ले, क्योंकि एक दफ़ा उसके ऊपर फैसला हो गया तो उसने जेल चले जाना है, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। तो वो चाहता है कि उससे पहले इतनी तबाहकारी कर ले कि उसको मुल्क में लोगों को ध्यान ही ना रहे कि उसके ऊपर कोर्ट केसेस क्या चल रहे हैं। दुरुस्त। तो अच्छा नाइला साहिबा, अगर नेतन्याहू के पास भी वक्त कम है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी वक्त कम है, तो फिर तो ये अच्छा टाइम था सालसी के लिए, अच्छा टाइम था जंगबंदी के लिए, ख़त्मी तौर पर कोई फ़ैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एग्री हो चुका है। वो कहता है कि आप ब्लॉकेड हटाइए अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर से और हम जो है वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं जो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट है। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगता नहीं है कि वो इस मूड में हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने चाइना के दौरे से पहले ये जंगबंदी को यकीनी बनाना है, कोई फैसला करना है और उसके बाद वो उन्होंने चाइना जाना है, तो भी वक्त तो इस चीज़ के लिए भी बहुत कम है। तो फिर वो सीरियसनेस क्यों नहीं नज़र आती जो कि होनी चाहिए इस मामले के अंदर? क्योंकि ईरान के पास बहुत टाइम है और पहले उन्होंने कहा था कि इमाम मुश्तबा खामेनाई भी ज़ख्मी हो गए हैं और हो सकता है कि वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हो कि वो अपने जो परफॉर्मेंस है ना कर सकें। तो ये भी एक मैसेज था इस वक्त मुश्तबा खामेनाई की तरफ से मैसेज भेजना टू टेल द अदर साइड कि वो जिंदा हैं और बिल्कुल अपने काम में फ़ाल हैं और वो जंग के लिए भी तैयार हैं। और जो इन्होंने मैसेज ये उनके वो 10 नुकाती जो प्रपोजल था, फ्रेमवर्क था, जो पहले उन्होंने एग्री किया था अमेरिका ने, ये उसी की जो है वो रीइटरेशन है। अच्छा, एक चीज़ है नाइला साहबा कि जिस तरह से आपने कहा कि अभी ईरान के पास वक्त बहुत है, लेकिन हम जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं जिस तरह से ईरान के वो भर चुके हैं पूरी तरह से, मज़ीद ऑयल प्रोडक्शन उनकी हो नहीं पा रही या हो नहीं पाएगी अगर ये 2 महीने से ज़्यादा सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से उनका तेल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। और 2 महीने तक अगर ऐसा ही रहता है तो फिर शायद उनके जो ज़खायर हैं या उनके जो तेल के कुएँ हैं वो मुकम्मल तौर पे उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाए। तो ये एक जो स्टॉप वॉच है ये ईरान के सर पर भी तो लटक रही है। अगर ये सिलसिला यूँ ही ज़्यादा देर तक जारी रहता है, उनके जो तेल के रिजर्वायर्स हैं उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो उनकी इकॉनमी को एक बड़ा धचका हो सकता है। ये बहुत सी कहने की बातें हैं, पर ईरान का काफ़ी सारा तेल बाय लैंड भी जा रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है
और चीन भी जा रहा है। सो चीन को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देते वो, हालांकि कहते हैं कि अभी आई थिंक 2 दिन पहले ही 32 जो हैं वो शिप्स गए हैं। जी हाँ, तो ईरान के। ये नहीं है कि कंप्लीट ब्लॉक। जी जी जी। जी, तो वो उनके पास और भी रास्ते हैं, लेकिन ईरान ये जानता है कि अगर इस वक्त सीज फायर हुआ तो वो फिर उनको मजीद दुश्मनों को मजीद टाइम मिल जाएगा तैयारी का और इन पे हम। अच्छा, मैक्सिमम तो ये वर्स्ट चाहते अगर सिनेरियो की बात की जाए नाले साहबा, वो खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? क्या चीज़ ऐसी है जिससे ना सिर्फ ये चीज़ जो है वो मज़ीद बुरे सिनेरियो में बल्कि पूरी दुनिया को भी उसके असरात में लपेट सकती है अमेरिका की तरफ से? सुबह सुबह बुरी बातें कोई बात नहीं। देखिए, सबसे जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि ईरान हार जाए। अगर ईरान हार जाता है और उसको फिर बल्कनाइज किया जाता है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उसमें से मजीद नए ममालिक निकाले जाते हैं और उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फिर कंप्लीट अमेरिका का हमला मतलब हावी हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है उनका, तो उसका पूरे ही नहीं पूरी दुनिया पे असर होगा, बिल्कुल। आप पे भी असर होगा, क्योंकि अगर ईरान को तोड़ा गया तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल, और जितनी इस भी वक्त आपसे लगता यही है मोहब्बत। कि अमेरिका अपनी जो टाइम गेन की पॉलिसी है उसी पर अमल पैरा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ उनकी हरकत व सकानात भी तेज़ हो चुकी हैं, अपनी फोर्सेस को भिजवाया जाना, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भिजवाया जाना, और दूसरी तरफ वो साथ ही साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं और साथ साथ कहते हैं कि ईरान इस वक्त बड़ा तावला हो रहा है, उसको मुज़ाकरात चाहिए या वो जंग बंदी के लिए इस वक्त एग्री है, लेकिन हम अपनी शराइत पर जंग बंदी करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते क्या हैं आखिर, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, या शायद ये उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा। वक्त बहुत कम है, दोनों जगहों पर हम देखें अगर तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त काफ़ी क्रूशल हो चुकी है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए और एक तरफ ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की मईशत इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़बहाली का शिकार हो रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अपनी साख बचाने के लिए, अपने मिड टर्म इलेक्शन बचाने के लिए या फिर चाइना के साथ कोई डील करने के लिए चाइना जाने के लिए भी वक्त बहुत कम रह चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नायरा चौहान साहिबा मौजूद थी, सफ़ीर। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम सालिस भी हैं और हम अभी तक जो है सफारती कोशिशें भी कर रहे हैं कि कामयाबी हो और ये मुज़ाकरात हो सकें, दोनों फ्रीकैन एक साथ मिलकर बैठें और फिर जंग बंदी हो सके मुस्तकिल बुनियाद। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे हमारे Stay with साथ। us. नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं तोहफे की, जो कि दिया है हुकूमत ने आज लेबर डे पे। तोहफा तो सिर्फ लेबर डे पे मजदूरों का बनता था, लेकिन पूरी कौम को दे दिया है, और वो तोहफा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में। जी हाँ, कीमत में 6 रुपये 51 पैसे किया गया इजाफा, और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें हैं वो भी बहुत तबाहकुन हैं, और इसके जो असरात हैं वो यकीनी तौर पे हर चीज़ पे होंगे। 400 रुपया या बास पम्प्स पे आपको इससे भी ज़्यादा में फ़रोख्त किया जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके जो असरात हैं वो कितने तबाहकुन हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी जो है वो 3 रुपये 88 पैसे कर दी गई है, कम कर दी गई है, जबकि डीज़ल पर फ़ी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद कर दी गई है। तो पहले डीज़ल पर लेवी 0 थी, अब हम देख रहे हैं 28 पैसे 69 पैसे, और डीज़ल पर पहले लेवी क्यों नहीं थी, अब क्यों उस पर लगा दी गई है, इस पर हम सबसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, माहिर मईशत हैं, आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, आप इसे जानेंगे क्या इसका कोई और तरीक़ाकार हो सकता था क्राइसिस से निकलने का या एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने का, क्योंकि अवाम तो पहले इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, अवाम की कमर पहले ही टूटी पड़ी है, जितना पेट्रोल इस वक्त बढ़ चुका है, जितनी कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, और इस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आई फिर से एक बार कीमतें बढ़ाने की, और क्या इसके बगैर भी गुजारा हो सकता था? बेहद शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आपने अहम बात की है। पहले मैं ये रिकॉर्ड पर बता दूं कि ये जो हुकूमत ने आज इजाफा किया है या गुज़िश्ता कुछ अरसे से कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा, इसका न कानूनी जवाज़ है और न अखलाकी जवाज़ है। इसमें मुझे कतई कोई शुबा नहीं है। और जो आपका सवाल चूँकि अहम है उसका भी जवाब साथ में दे दूँ। अगर हुकूमत चाहती और कानून और आइन पर अमल करती तो आलमी मंडी में जो तेल के नरखों में इजाफा हो रहा है उसके बावजूद अपने मंशूर पर अमल करके, कानून पर अमल करके
पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी मुमकिन थी। उसकी वजह ये थी कि मैं आपको बता दूं, ये जो पेट्रोलियम लेवी है, इसको हम कहते हैं भत्ता, ये टैक्स नहीं है और इसमें सूबों को हिस्सा नहीं जाता, इसलिए इसको टैक्स नहीं कहा जाता। तो मैं तो सिर्फ एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि मैं ये देख रहा था कि आप 2022 में चले जाएं तो पूरे एक साल में हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी ली थी 127 अरब रुपए पूरे पूरे मुल्क में, इस साल ले रहे हैं 1468 अरब रुपए, यानी 1340 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी ज्यादा लिया जा रहा है 2022 के मुकाबले में। तो इसका तो आलमी मंडी की कीमतों से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। तो दुनिया तो ये जो भत्ता ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि अभी आपने आज खबर पढ़ी होगी कि इस साल जो टैक्सों का हदफ एफबीआर ने रखा था उससे 684 अरब रुपया कम वसूल हुआ है, नंबर एक। दूसरा, मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी कुछ अर्से पहले एक हमारे वजीर है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने ताजरों के कन्वेंशन से खिताब में बड़ा अहम बात की कि ये तो धोखा मंडी बन गई है। धोखा मंडी उन्होंने पाकिस्तान को और ताजरों को करार दिया था, रिकॉर्ड पर है, मैं तो नहीं कह रहा, और उन्होंने उसकी तफसील भी बताई थी। अगर उसके बावजूद भी वही करना है जो पहले कर रहे थे। मैं इसलिए दूसरी बात आपको बता दूं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड पर कहा था, वो आपके प्रोग्राम में मैं कई दफ़े बता चुका हूँ कि एफबीआर जो है जितना टैक्स उसको वसूल करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये फिर बज़ाहिर तो मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि माजी में भी इससे भी ज़्यादा कीमतों पे हमने देखा है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हुई हैं, लेकिन इस कदर भयानक इजाफा अगर वो अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे तो उसका मलबा आम आवाम पे डाला जा रहा है। लेकिन आपके ख्याल में ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना तो नहीं है, इससे तो फिर महंगाई का तूफान आएगा और उसके जो बैकलैश होगा फिर क्या उसको बर्दाश्त करने की मुतम्मिल हो पाएगी ये गवर्नमेंट? नहीं, देखिए ना, पहली बात ये थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे जो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए, हर चीज महंगी हो जाएगी, सनतों की लागत महंगी होगी, वो आवाम पे चली जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान में कभी भी आवाम जो है ना अपने बीवी बच्चों को तो मारते हैं, खुदकशियां भी कर लेते हैं, बच्चों को स्कूल से भी उठा लेते हैं कि जी तुम्हें, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें मुफ्त भी नहीं तालीम दे सकता, तुम जाके जो है ना चाइल्ड लेबर करो। जब इलाज मुआवजा डॉक्टर दवाई लिख के देता है तो वो उसकी दवाई आधी खरीदते हैं, ये तो वो कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे सियासी बातें करते हैं जी उस बेल का क्या हुआ। अवाम एहतजाज नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को तस्लीम कर लें। इसलिए कि 1340 अरब रुपया आपने टैक्स पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया 2022 के मुकाबले में, और टैक्सों में आप खुद कहते हैं कि 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। लेकिन उन्होंने एफबीआर कहा था। जब सूबों की हरकतें देख लें, पेट्रोलियम है, ज़री शोबा है, सॉरी प्रॉपर्टी है, ज़री शोबा है, सब मिला के 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो नहीं टैक्स दे रहे वो कुछ चंद एक घराने हैं या चंद एक आप कह लें इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आम आवाम जो सैलरी वाला बंदा है, जॉब पर्सन है, वो तो सारे के सारे अपने टैक्सेस भी भर रहे हैं। वो सैलरी आने से पहले टैक्स कटौती करवाते हैं, बैंकों से पैसा निकलवाते हैं तो टैक्स कटौती करवाते हैं, चीज़ें अशिया खरोनोश खरीदते हैं तो टैक्स कटवाते हैं, वो तो टैक्सेस की भरमार भुगत रहे हैं इस वक्त। लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे थे कि ताजर जो है वो इस वक्त धोखा माफिया बन चुके हैं, तो हुकूमत जो है वो भत्ता माफिया बन चुकी है। क्या हम इन्हीं की चक्की में पिसते रहेंगे? आखिर आम आवाम जो है वो इस सूरत हाल से किस तरह से निमट सकती है? आखिरी हरबा क्या यही बच गया है कि सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें? क्योंकि वो भी इस वक्त आवाम की सकत से बाहर हो चुका है, वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपनी दिहाड़ीदार कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ेगा तो वो जाके धरने पर बैठेगा या एहतजाज करेगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? और अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं है, बिल की भरमार है, उसके ऊपर टैक्सेस हैं और फिर साथ ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाना। तो हुकूमत आखिर क्या चाह रही है? अवाम क्या सड़कों पर निकलें तभी उनकी सुनवाई होगी? क्या होना चाहिए इस सूरत हाल में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, मैं रिकॉर्ड पे बता दूं कि हुकूमतें, ये इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, माजी की हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, जो तीनों पार्टियां बड़ी हैं इस वक्त हुकूमत में हैं सूबों में, उन सब की सोच ये है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि अगर इख्तिदार में रहना है तो जो ताकतवर तबके हैं, सिर्फ ताजरों की बात नहीं कर रहा, ताजिर हैं, सनतकार हैं, बर्रामद हैं, प्रॉपर्टी माफिया है, शुगर माफिया है, जो है स्टॉक एक्सचेंज माफिया है,
बैंकों का माफिया है, इस्लामी बैंकों का माफिया है। ये सारे के सारे सब ये महसूस करते हैं कि इख्तिदार में रहने के लिए ताकतवर तबकों की मदद की जरूरत है, जो पार्लियामेंट में असरअंदाज होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सूबाई असेंबली में बैठे हैं, सब ये समझते हैं। अवाम जो है ये सड़कों पे नहीं निकलते। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। क्या आज यौम मई पर अगर 50 आदमी आपके चैनल के बाहर आके एहतजाज करें और आप उनको टीवी पे दिखाएं, हुकूमत को बताएं कि जी ये तो एहतजाज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को ये यकीन है कि अगर वो चोरों से टैक्स ले तो वो पार्लियामेंट में उस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं क्या, इस पिछली हुकूमत ने एक खत लिखा था IMF को कि जी अगर हम ज़रूरी शोबे पे ले टैक्स लें तो जो है वह हमारे खिलाफ हो जाएंगे लोग। और लेकिन दफे एक चीज़ ये भी है ना कि के हुकूमत को इस चीज़ का एतमाद है डॉक्टर साहब कि वो जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पे जो किरदार अदा कर रही है, जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का इस वक्त डंका बज रहा है, तो वो कहते हैं कि शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी उनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है और जितने वो कॉन्फिडेंट हैं, इस तरह की जो मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो मौके पे चौका लगाया जा रहा है, या IMF की शराइत पूरी करने के लिए FBR के अहदाफ पूरे ना होने का मामला भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में आवाम से निचोड़ा जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। नंबर एक, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये इसका IMF की शराइत से ताल्लुक नहीं है। ये जो आलमी हमें सतह पर इस वक्त मिल रही है, ये चंद हफ्तों की बात है। खुदा के लिए समझें, असल ताकत जो होगी वो पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की अपनी हुकूमत पर एतमाद है। अगर 25 करोड़ आदमी अपनी हुकूमत के साथ हैं, जैसे देखिए ईरान की मिसाल आपके सामने है, दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत ने उसके ऊपर इतने हमले किए, तबाह बर्बाद कर दिया, शहीद किए, मगर वो डटे हुए हैं और वो जंग हारने के लिए तैयार जी नहीं हाँ। है। और अब ट्रम्प जो है भागा भागा फिर रहा है कि सीज फायर किसी तरह हो जाए। हमें ये समझने की जरूरत है कि दुनिया अपने मुफाद में काम कर रही है। अब वो जो पाकिस्तान की तारीफी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा ये चंद महीने चलेंगी। इसके बाद जब उनका बिल्कुल रवैया सही कह रहे बदलेगा। हैं डॉक्टर साहब, ये तो तारीफें चंद महीने ही चलेंगी और फिर उसके बाद हुकूमत के पास क्या होगा अपने बचाव के लिए या अपनी बका के लिए। लेकिन जो चीज़ इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत जो डे बाय डे महंगी हो रही हैं, अगर इसकी वजूहात पर बात कर ली जाए तो क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज है इस वक्त, इसलिए क्योंकि अब हम देख रहे हैं इसी की वजह से कि शॉर्टेज थी, पेट्रोल नहीं खरीदा गया, पेट्रोलियम मसनूआत नहीं खरीदी जा सकी बर वक्त, जिसकी वजह से स्कूल की औकात भी कम करने पड़े। जॉब से हम देख रहे हैं कि हफ्ते में 4 छुट्टियां जो है वो दफातर को दे दी गई हैं, जुमे की अभी भी छुट्टी है स्कूल में और बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते जुमे के रोज़। और जो हम देख रहे हैं मार्केट्स के औकात कार वो भी कम किए गए, लेकिन इसके बावजूद शॉर्टेज से निपटने के लिए कोई और हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। तो क्या वक्त की ज़रूरत नहीं थी कि पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जाती? हुकूमत का इस तरफ क्यों नहीं ध्यान गया कि हमें वक्त से पहले ये खरीद लेना चाहिए, इससे पहले कि हमें कीमतें फिर बढ़ानी पड़े? तो वजूहात क्या है? क्या हमारे पास शॉर्टेज चल रही है या आलमी मंडी में कीमतें क्योंकि बढ़ रही हैं इसलिए हमने कीमतें बढ़ाई हैं? नहीं, देखिए मैं आपसे बता दूं, क्योंकि ये आपने बहुत सारे नाम नुक्ते आपने उठाए हैं, लेकिन बात पूरी नहीं होती है तो दूसरा सवाल आ जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस जून 2022 में आप चले जाइए, उस वक्त आलमी मंडी में क्या कीमतें थी और आज क्या हैं। उसके मुकाबले में देखें पाकिस्तान में कई गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ तबाही बर्बादी आई है, 2 वजह से आई है। वो उससे पहले एक बात बता दूं, तमाम हुकूमतें वो पाकिस्तान में ये कहती रही हैं कि जो ताकतवर तबके हैं, अशराफी हैं, उनको नवाजें, IMF को खुश रखें, अमेरिका को खुश रखें, गरीबों को तालीम का बजट कम करें, सेहत का बजट कम करें, तरक्याती अखराजात का कम करें। 11 करोड़ अवाम अगर गरीब हैं तो गरीब रहें, अगर इलाज मुआवजा नहीं होता तो ना रहें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अवाम जो है वो बिल्कुल जो है बेहिस होकर मायूस हो गए हैं। अब वो ये समझते हैं कि उनका और उनके बच्चों का और उसकी नस्ल का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। लेकिन मकसद ये है कि हुकूमत शॉर्ट टर्म ये देखती है कि भाई देखो, बात ये है कि अगर हम टैक्स चोरों को रोकेंगे तो वो हमारे खिलाफ होकर पार्लियामेंट में वोट दे देंगे। अगर 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बिक रही है तो सूबे ये कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है कि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 करोड़ में बेचें और उस पर टैक्स दें। एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स बहुत ही कम दे रहे हैं। तो जब आप टैक्स नहीं दे देंगे और हुकूमत नहीं लेना चाहती, हुकूमतें नहीं लेना चाहती, अवाम को कुचला जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप 25,000 टैक्सों में कम वसूल कर रहे हैं, हम तरक्याती अखराजात में 7,000 अरब रुपए कम खर्च कर रहे हैं, शाहाना अखराजात हमारे दूसरों से ज्यादा हैं। तो आपके कैबिनेट का साइज आपको दूसरों से ज्यादा है, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी अय्याशियाँ, हमारा करप्शन से जो है कई हजार अरब रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है। बैंक्स जो हैं
80% मिल्कियत हैं अब डिपॉजिट्स जो गैर मुल्की हैं। हम जब पाकिस्तान में टॉप पोजीशन पर काम करते थे, अब से जो है वो 2 दहाई पहले, तो उस वक्त फॉरेन बैंक जो थे उनका हिस्सा था 9% और पाकिस्तानी बैंकों का हिस्सा था 91%। तो ठीक बैंकिंग है। सही चल रही थी। अब आपने गैर मुल्कियों को दे दिया, तो क्या मैं आपको बताऊं जो असल कि कई हजार कई करोड़ लोग हैं जिनको के जून 2023 में अपने खातों पर, जिसमें आपका खाता भी होगा, 20.5% मुनाफा मिला था। अब मिला है 10%। तो आपने सही। 25 करोड़ों लोगों को कई हजार अरब रुपए आपने कानून तोड़ के कर दिया। कोई रोने वाला नहीं है। कानून है, बैंकिंग कंपनीज हम्म। ऑर्डिनेंस 26/4/40 है कि वो आप मुनाफे में शरीक करें, वो नहीं कर रहे। अदालतें इंसाफ नहीं दे रही। सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अवाम जो है रिश्वत के गढ़ बन चुके हैं। अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। असल चीज ये है, अवाम जब तक नहीं उठेंगे, मैं आवाम को ये नहीं उठना कह रहा पड़ेगा सड़कों पर आए। और तभी हुकूमत को शायद होश आ जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिया गया है और ये इजाफा जो है बहुत ही महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि सिफारती कामयाबियाँ अपनी जगह, लेकिन आवाम की हिमायत के बगैर कोई भी हुकूमत उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं हो पाता और कल को आपको वोट लेने के लिए भी इसी आवाम की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर आप टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं तो ये भी सही तरीका नहीं है। जो टैक्स अहदाफ, जहाँ से टैक्स रिकवरियाँ वहाँ से होनी कीजिए। चाहिए वहाँ से कीजिए, आम आवाम पर ये बोझ ना डालिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इशूज़ भी होंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और HBL PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज होगा। लेकिन जिस तरह से कमबैक किया है हैदराबाद किंग्समैन ने, लगता नहीं है कि वो पहली बार खेल रहे हैं इस टीम के, इस PSL के अंदर। लगता यूँ है कि वो पहले भी खेलते आए हैं, बड़े तजुर्बाकार लग रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल भरपूर वापसी हुई है उनकी और PSL 11 का क्लाइमैक्स आ पहुंचा है। इतवार 3 मई को फैसला कुन मार्के में पेशावर ज़ालमी के खिलाफ कौन सी टीम मैदान में उतरेगी, इस पर बात कर लेते हैं। अली तेनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे। और किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? यकीनी तौर पे इस्लामाबाद को कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा तवक्कुआत किससे हैं? क्योंकि आगाज़ में हैदराबाद जीत नहीं पा रही थी और अभी जो है वो सबको हराती हुई वो एलिमिनेटर 2 में पहुंच चुकी है। तो आज किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन जो है, आपने जैसे बोला भी कि शुरू में वो निक में नहीं थे। उनका जो टर्निंग पॉइंट था वो ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री थी और जब वो आए आपने देखा कि उनका जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा था कि वो उसके बाद उनका जो विनिंग मोमेंटम है वो बरकरार रहा। आपने देखा कि बिल्कुल वो बॉटम पे थे, बॉटम से बिल्कुल वो क्वालिफायर में आए, उन्होंने बिल्कुल सबको आउट क्लास किया और उसका क्रेडिट उनके जो कोच हैं ग्लेन मैक्सवेल, उनको जाता है। क्योंकि एक वो ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट है। उन्होंने हनैन शाह जो उनके जो बेस्ट परफॉर्मर हैं, उनके बेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने भी जब बात की, उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम का क्रेडिट है, जो विनिंग क्रेडिट है, वो जेसन गिलेस्पी को जाता है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट है, वो उससे खेलते हैं और उन्होंने सबको एक कॉन्फिडेंस दिया है। और आप देखते हैं कि जब एक बड़ा मैच होता है, बड़े इवेंट में जब एक हाई परफॉर्मेंस मैच आता है तो उसमें जो माइंड गेम है वो अप्लाई होती है। जो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकता है वो मैच जीत सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जैसे आप बात कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बड़ी बैलेंस साइड है। उसमें भी जो समीर मिन्हास हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा जो शादाब खान है वो टॉप विकेट टेकर्स में भी हैं। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो अच्छा मुकाबला तो अली भाई बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। दोनों ही अच्छी टीम है और आप कह रहे हैं कि बैलेंस टीम भी है, लेकिन अगर हम देखें तो एक तो कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लगता यूँ है कि इस वक्त हैदराबाद किंग्समैन ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमने देखा कल जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में उतरे और वो अपनी प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने हिस्सा लिया, प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन जो हैदराबाद किंग्समैन है वो आराम करते रहे, उन्होंने आराम को तरजीह दी है। तो ये प्रैक्टिस ना करना क्या उनका ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है, या फिर आप समझते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि उन्हें प्रैक्टिस की मजीद ज़रूरत नहीं है? शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि उन्होंने जो रिसेंट कंसेक्यूटिव मैच खेले, क्योंकि एक आपने देखा होगा कि PSL का जो इस दफा का जो स्केड्यूल था वो बड़ा अजीब था, क्योंकि किसी के मैचेस थे वो कंसेक्यूटिव आ रहे थे, कोई पूरा हफ्ता मैच टीम नहीं खेल रही थी। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए जो किंग्समैन है उन्होंने ये फैसला किया कि जो प्रैक्टिस सेशन है उसको अवॉइड किया जाए और रेस्ट किया जाए। और उसकी वजह एक तो वो जो आपने बात भी की कि
ओवर कॉन्फिडेंस हमारे उस कॉन्टेक्स्ट में है, जबकि वो दूसरा वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को अप्लाई कर रहे हैं, जो कि कैप्टन है मानस लाबुशेन। उनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बड़ी बिल्कुल सही। प्लस परफॉर्मेंस है। उसके अलावा जो उनके टॉप विकेट टेकर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक अच्छा बैलेंस साइड है। अगर प्रैक्टिस ना भी करें तो रेस्ट अगर प्रेफर की जाए तो उनकी जो निक है वो बेहतर है। तो अली भाई, आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन इस वक्त शायकीन क्रिकेट ने फेवरेट करार दे दी है। आपकी फेवरेट कौन सी है और सपोर्ट किसको कर रहे हैं? क्योंकि एक दिल से फेवरेट होती है और एक को आप सपोर्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। देखिए, पहले तो हम चाहेंगे कि एक नई टीम है और नई पहली दफा आ रहे हैं तो उनको जीतने का मौका देना चाहिए, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 बार जीत चुकी हैं, विन कर चुकी है। मौका देना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर दोनों सिनेरियोस में थोड़ा सा आपका तजिया जानना चाहें, अगर इस्लामाबाद मध्य मुकाबिल आती है पेशावर के या हैदराबाद आती है इतवार के रोज़, दोनों में फिर आपको क्या लगता है कि कितना भरपूर मुकाबला देखने को मिल सकता है? हम कंपैरिजन करें तो जो हैदराबाद किंग्समैन है उनकी जो टीम है वो बड़ी जबरदस्त है। उनके देखा जाए तो उनकी बैटिंग बॉलिंग हर चीज उनके पास एक बैलेंस साइड है। अगर हम उनके ओवरसीज प्लेयर की भी बात करें, बड़े नाम हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन जो बड़ा इवेंट है, बड़ा मैच होता है तो उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर इसी तरह अगर हम बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो किंग्समैन के पास अच्छे बॉलर हैं, मोहम्मद अली हैं, उनके पास एक अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो उनकी बैटिंग तो आपको अच्छी मिलेगी, पर थोड़ा सा वो बॉलिंग में लेग करते हैं। क्योंकि कंपैरिजन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो पेशावर ज़ल्मी हैं वो हर आपको शोबे में बहुत ही आउट क्लास परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। एक तो जो उनकी कैप्टनसी है, बाबर आजम को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस वक्त वो लीडिंग रन स्कोरर हैं। उन्होंने जो एक हाईएस्ट रन स्कोरर थे उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया और वो अभी बराबर कर चुके हैं, वो इजीली वो ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो फाइनल में अगर हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी आते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली तनौली मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बड़े खूबसूरत। हम तो भी यही चाहेंगे कि नई टीम है उसको मार्जिन मिले, क्योंकि पहली तमाम टीमें एक एक बार, दो बार, तीन बार की फाते हैं। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन क्योंकि पहली बार मैदान में उतरी है PSL 11 के लिए, तो हम चाहेंगे कि वो जीत से हम किनार हों। बाकी जो भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और जान मारनी होगी, और ये जो एक तसलसल है उनकी जीत का, इसको जारी रखना होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद इश्यूज। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हुकूमत पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम हमारी यूथ के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे जेनज़ीज़ के लिए, जो कि एक अपनी दुनिया में मगन होते हैं और बहुत से उनको भी मसाइल का सामना होता है, लेकिन समटाइम पेरेंट्स की मसरूफियत की वजह से या एक जो गैप है दोनों जनरेशन्स के दरमियान, उसकी वजह से वो शेयर नहीं कर पाते। तो एक ऐसी ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है जिसमें आप अपने तमाम तर एक्सपीरियंसेस, आपको रहनुमाई चाहिए, आपको किसी चैलेंज का सामना, आपको किसी परेशानी का सामना है, उस ऐप के ज़रिए आप मुआवनत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और ये मसला तो हमारे टाइम पे भी था कि हम भी अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन तब ये ऐप नहीं थी और तब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो है, जो उन्होंने बहुत ही एक अच्छा विजन लेकर वो आई हैं, जिसके अंदर अब नई नस्ल की फ़लाह बहबूद के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए ये ऐप काम कर रही है। बड़ा इनकलाबी कदम है और इसका नाम है ऐप का नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप। और इसका मकसद क्या होगा, किस तरह से ये हमें रहनुमाई फ़राहम करती है, किस तरह से हमारे बच्चों को सिक्योरिटी फ़राहम करती है, इस पर बात करने के लिए युसरा सुहेल हैं, इंचार्ज हैं नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप की। वेलकम टू शो कहेंगे आपको युसरा, और आप ही से जानेंगे, आप ही हमारी कीजिएगा कि किस तरह से ये ऐप काम करती है, कितना अर्सा हो गया इस ऐप को फंक्शनल हुए हुए, और इसके अंदर किस तरह से कोई आपसे कांटेक्ट करता है, बच्चा और बड़ा, मतलब बड़े भी कर सकते हैं इसमें आपके साथ कांटेक्ट, और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप के बारे में मैं बताती जाऊँ। जैसे आपने CM साहिबा का नाम लिया कि उनका यूथ विजन है कि हमने अपनी जो नौजवान नस्ल है उनको एम्पावर करना है, उनको सेव करना है, उनको सिक्योर करना है। इसी विजन के तहत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने रिसेंटली नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप के नाम से ये ऐप लॉन्च करवाई है, जिसका मकसद ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, ख़ासकर इसमें जेन ज़ी फ़िलहाल आ जाती है, उसके बाद हमारी अल्फ़ा जनरेशन चल रही है और आगे बीटा हमारी कंटिन्यू है। तो ये जो जनरेशन हैं, इनके प्रॉब्लम्स को सुनना,
फिर उनको आइडेंटिफाई करना और उस पे उनको क्विक सोल्यूशन फराहम करना कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको क्विक सोल्यूशन एक फराहम करें। एक ट्रस्टेड स्पेस उनको दिया है कि जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता चलेगी, उनकी बात लीक आउट नहीं होगी, उनको जज नहीं किया जाएगा, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को ईजीली आराम से काम डाउन होकर सुना जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो गैप अभी इस टाइम आ रहा है ना हमारी यंगर जनरेशन में और हमारे दरमियान में, वो आ रहा है जो हम कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है कि हम उनसे बात नहीं करते, वो हमसे बात नहीं करते, उनको लगता है कि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और हमें लगता है कि शायद वो हमारी बातों को नहीं अंडरस्टैंड करते। तो ये गैप की वजह से वो अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से कोई मसला शेयर नहीं करते। अच्छा, एक तो ये बताइएगा यूसरा कि आपके पास स्टाफ कितना है, टीम कितनी है, क्या लाइव चैट उसी टाइम मौके पे आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो कर रहे होते हैं या फिर चैट बॉट्स के ज़रिए उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है, जो भी यूथ या जेंसीज आपसे रब्ता करते हैं? बिल्कुल, ये जो हमारी ऐप है ये तो 24/7 फंक्शनल है। हमारी हर शिफ्ट में ट्रेंड ऑफिसर्स, साथ ही साथ ट्रेंड जो हमारे पास सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट की टीम मौजूद होती है, जो हमारे साथ जो भी कोई चैट करता है, वीडियो कॉल करता है, ऑडियो कॉल करता है, उस पर बात की जाती है, उसकी प्रॉब्लम को सुन के आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन फराहम किया जाता है। रिस्पांस की जहाँ तक आपने बात की है तो इसमें हमारी रिस्पांस बिल्कुल भी डिलेड नहीं है, क्योंकि चैट है और जेनजी जो है उनको क्विक रिप्लाई चाहिए होता है, तो इसमें रिस्पांस बिल्कुल भी डिलेड नहीं है। आप जैसे टेक्स्ट करेंगे एक बॉटिक जवाब चला जाएगा, उसको रिप्लाई चला जाएगा ताकि उनको पता चले कि आप कनेक्ट हो गए हैं। साथ ही साथ फिर हम उनसे नेक्स्ट पूछते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट हैपन टुडे। तमाम पंजाब में ये पूरे पंजाब में फंक्शनल है इस टाइम। आप अटक में, राजनपुर में, किसी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे किसी भी शहर में इसको एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर के ज़रिए इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर एनोनिमस चैट का एक बहुत अच्छा फीचर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिसमें आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी शनाख्त, वो सीगा राज में रखी जाएगी। आपकी इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे चैट पे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, तो इस तरह आप रिलैक्स हो जाएंगे कि अगला मुझे नहीं जानता मेरा जेंडर क्या है, ये मैं कहाँ से बात, तो वो इजीली आप अपना खुल के मसला मेरे से शेयर करें। और यही इस वक्त मसला भी है सबसे बड़ा कि बच्चे जो हैं वो शर्माते हैं और एक झिझक होती है, वो अपने पेरेंट्स से भी इसीलिए बात नहीं कर पा रहे। इस जनरेशन का एक इशू ये है ना कि उनको लगता है कि हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा या हमें हमारे जेंडर या किसी भी बेस पे जज किया जाएगा, तो वो एक जो एलिमेंट है उसको हमने मद्देनजर रखते हुए एनोनिमस चैट का फीचर। अच्छा यूसरा, आपके पास अभी तक कितने केस आ चुके हैं जो आपके साथ चैट करते हैं, जिनको आपने मदद फ्राहम की हो, और उसके अंदर किस एज ग्रुप के बच्चे या बच्चियां ज़्यादा आपको मिले? बिल्कुल, इसमें इसको लॉन्च किए तकरीबन 2 मंथ्स होने वाले हैं इस ऐप को, तो इस ऐप में 2000 से ज़ायद चैट्स मौसूल हो चुके हैं हमें, जिसमें अनोनिमस चैट भी हैं, लीगल सपोर्ट भी है, इमरजेंसी रिस्पांस भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमने फराहम की है। वीडियो कॉल की बात करते जाएँ तो हमें तकरीबन 800 से ज़ायद वीडियो कॉल्स अब तक मौसूल हो चुकी हैं। वो यंग जनरेशन जिन्होंने वीडियो कॉल के ज़रिए हमसे बात की और हमने उनको इस पर काउंसलिंग फराहम की। और नेक्स्ट एज ग्रुप जो ज़्यादा ये जो बनाई गई है ऐप, ये तो जेनजी के लिए बनाई गई, यानी जिनकी एज 26 तक का भी है, लेकिन जो हमें ज़्यादा केसेस मौसूल हो रहे हैं वो हमें अर्ली 20 के हो रहे हैं, या जो टीन एजर्स हैं 18, 19 या अर्ली 20 के जो विक्टिम गर्ल्स बॉयज़ हैं, वो हमें ज़्यादा इस पर जो है वो रीच आउट करते हैं। अच्छा, केसेस किस तरह के हैं? मतलब गर्ल्स किस तरह से मुतासिर हो रही हैं, या फिर जहनी हालत के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या अब्यूज़ के केसेस आ रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं, जो बॉयज़ हैं उनके केसेस किस तरह के आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो मल्टी किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, किस किस्म के केस? अच्छा, इसमें हमारी जो यंग जनरेशन है उनकी अपनी एक डिजिटल स्पेस है, आप सबको पता है, तो वो डिजिटल स्पेस में कई बार ऐसे होता है कि वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाते, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो ना चाहते हुए भी किसी के साथ शेयर कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि हमारी जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसमें हमने किस किस को अलाउ किया हुआ है कि वो हमें देख पाए, हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम किधर हैं, हु इज़ माई फादर, हु इज़ माई मदर, मेरी फैमिली मेम्बर कौन है, तो वो ना चाहते हुए भी उन्होंने शेयरिंग ऑन की होती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के स्कैमर्स और जो ब्लैकमेलर्स हैं वो मौजूद होते हैं। वो जब उनकी प्राइवेट डाटा को हैक कर लेते हैं या उनकी एक्सेस ले लेते हैं, तो वो फिर उनको इस चीज़ पर ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ख़वातीन जो हैं, वो बच्चियाँ जो हैं, वो टीन एजर्स हैं, ये अर्ली 20s में यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं, हरासमेंट का शिकार होती हैं। उनको कोई ऑनलाइन अब्यूज़ कर रहा होता है, हरास कर रहा होता है कि अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो विल लीक योर डेटा, तो वो इस वजह से वो उनको डेटा भी डिलीट करवाना होता है, साथ ही साथ वो इस मेंटल ट्रॉमा से इतनी मेंटली वो जो होती हैं वो स्ट्रेस में होती हैं कि वो एक खौफ की ज़िंदगी गुजार। अच्छा, ये तो काउंसलिंग तो आप करते हैं उनके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट और दीगर माहिरीन भी आपके पास
होते हैं और ऑनलाइन सेशंस भी आप करते हैं। अगर किसी को फिज़िकल कोई सपोर्ट चाहिए, अगर कोई साइबर क्राइम का मामला है, किसी और डिपार्टमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या फिज़िकल, जिस तरह से मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि पंजाब भर में अगर कोई मौके पे आपकी मुआवनत चाह रहा है, उसका तरीक़ाकार क्या है? किसी और जो दीगर इदारे हैं उनसे आप मुआवनत लेते हैं या आपकी अपनी टीम वहाँ पर पहुँचती है? नहीं, हमारा सेफ सिटी के अब जितने भी प्रोजेक्ट सिस्टम चल रहे हैं हम वर्चुअली काम करते हैं, यानी हमसे कोई चैट के कॉल के ज़रिए रब्ता करता है, हम उनको चैट और कॉल के ज़रिए ही काम डाउन करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को उनको सोल्यूशन देते हैं। लेकिन किसी केस में अगर लगता है कि हमें पुलिस या किसी अलाइड डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ ऑन बोर्ड FIA NCCIA हमारी लोकल पुलिस अपनी और जो भी इदारे हैं वो सब लिंक्ड हैं। जो केस जिस डिपार्टमेंट का होता है उसको हम वो स्केलेट कर देते हैं, कंटिन्यूस फॉलोअप रखते हैं उस डिपार्टमेंट के साथ भी और जो हमारा विक्टिम है उसके साथ भी, जब तक उसका मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता। इसमें हमारे पास DC ऑफिस भी आते हैं, AC ऑफिस भी आते हैं, हमारे पास लोकल पुलिस आती है, NCCI FIA हर तरह के डिपार्टमेंट। बिल्कुल। अच्छा यूसरा, ये भी बताइएगा कि ख़वातीन, लड़कियां स्पेशली जो कि आप कह रही हैं 19-20 साल और हरासमेंट का शिकार बच्चियां आती हैं, वो मर्दों से, मर्द जो ऑफिसर्स होंगे उनसे तो बात करने में हिचकिचाहट महसूस करती होंगी, तो उनके लिए फ़ीमेल स्टाफ भी मौजूद है और वो भी हर जगह पर अवेलेबल है, उनके साथ वो डिस्कशन कर सकती हैं अपने मामला? अच्छा, जो हमने अपनी टीम बनाई है वो बड़े सोच समझ के बनाई है, उसको इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि उसमें हमने मेल फीमेल हर तरह की टीम मेंबर्स रखे हैं। जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं वो दोनों जेंडर के रखे गए हैं, ताकि अगर कोई मेल विक्टिम हमें रीच आउट करता है तो वो शर्म के से हमें मतलब शेयरिंग ना करे कि शायद कोई लड़की है तो वो मुझे जज करेगी। तो हमने इस तरह, अगर कोई चाहता है, अगर कोई हमें चैट में कहता है कि आर यू अ फीमेल, हमें समझ आ जाती है कि ये एक फीमेल, तो फिर हम वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं उस केस को। इसी तरीके से अगर कोई मेल विक्टिम है तो हम कोशिश करते हैं कि मेल उससे बात करे ताकि वो ईजी हो कि अपनी एक लैंग्वेज में आराम से समझा पाए और उसके मुताबिक उसको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया यूसरा सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद थी और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और पंजाब हुकूमत जो है वो भी बहुत अच्छे इकदाम ले रही है इस तरह के बच्चों को, इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर बिगाड़ भी है और उसे सही करना भी हमारा ही काम है। और इस तरह के जो बच्चे हैं हमारे, जो विक्टिम बन जाते हैं और फिर वो अपने बात को अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मज़ीद टॉपिक्स पे, इश्यूज़ पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हुए कि 1 मई जो कि मेहनत कशों का आलमी दिन होता है, मगर मज़दूर आज भी अपने हक़ का मुंतज़िर है और आज सारी अवाम, सारी कौम छुट्टी मना रही है, लेकिन मज़दूर काम पर पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शबीर हैदर मौजूद हैं, इस वक्त भी ऑन ग्राउंड मार्केट के अंदर, तो उनसे जानते हैं। शबीर हैदर, मज़दूरों का दिन है आज, मज़दूरों के साथ आप मौजूद हैं, क्या कहते हैं मज़दूर? जी जुनैद और इशाल, आज मज़दूरों का आलमी दिन है और जिन मज़दूरों की वजह से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है वो मज़दूर आज भी मज़दूरी के मुंतज़िर हैं और इसके साथ साथ आज भी मज़दूरी कर रहे हैं। इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा तादाद में मज़दूर मौजूद है। उनका कहना है कि हम जब तक मज़दूरी नहीं करेंगे तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि मज़दूरी के बगैर घर का चूल्हा नहीं चलेगा। मेरे साथ कुछ मज़दूर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहते हैं, आज तो मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सर साढ़े कोल कुछ आया हुए तो अं घर ना समझे, साढ़े कोल बच्चों वास्ते वसैल को नहीं था। हाँ 8 दिन हो गया चलान होया है, इन्नी मजदूरी मिस्त्री नाल गए तो चलान नहीं अज तक तारिया गया। अच्छा, महीना कितना कमा लेते हो? महीना कोई कम हो तो कमाइए ना, काम ही कोई नहीं। महीने 20 दिहाड़ियां ही नहीं लगदियां, 15 लगदियां, 10 लगदियां ने ते टुट भी जांदियां ने लाला जी, ते करांगे ते खावांगे, बाकी होर की कहिए थे। कितना महीना कितना आमदन? ओ यार 20,000 भी नहीं बनता लाला, 12,000 15,000 मकान का किराया है ते गैस बिजली सारा कुछ अलहदा देना पैंदा है। की कहिए सी हुकूमत नूं भरा जी। अगे की कहना चाहोगे? मजदूरी उजरत जी कम अज कम 40,000 रुपए रखी। और लाला जी 40,000 कितने तो खून पींदे ने, 40,000 कितने देंदे ने, 30,000 भी नहीं देंदे। खुदा दे बंदिया, करांगे तो खावांगे, नहीं तो भुखे मरांगे। जी सर इसी तरह ही। तो कहाँ से आए हैं? अभी कोट राधा किशन से आए हैं। कोट राधा किशन से आए हैं और आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आप क्यों नहीं मना रहे छुट्टी? ओए भाई जे कोई शहर साढ़े कोल होवे तो असीं भी जान देना, जो साढ़े कोल शहर ही कोई तो की लैन जाना। आप बता। सुबह दे आए हैं 7 बजे से 11 हो गए, नाले दिहाड़ी नहीं लगी। जेदे कोल हक मंगदे पूरा देंदे नहीं, काम कराने वास्ते डबल करा लेंदे ने, लेकिन मेहनत देने वास्ते उन्होंने दिल नहीं करता। आप बताइएगा क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ मज़दूर की मजदूरी पूरी मिले। ये 1800 रुपये तो लेके जाते हैं तो रात को 10 बजे तक रखते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
मैं ये चाहता हूँ हर गरीब बहुत आदमी, शुक्रिया मजदूर शबीर आदमी- हैदर, आप साथ मौजूद थे और यही मामला है कि जो मज़दूर हैं वो इस वक्त भी मज़दूरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि अगर वो घर बैठ जाएंगे तो उनकी दिहाड़ी नहीं मिलेगी और दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा। इस सब पर बात करने के लिए कि हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है मज़दूरों के हवाले से और क्या जो लेबर पॉलिसी थी सबसे पहली इस्लाम के अंदर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। बहुत शुक्रिया। और हम पहली पॉलिसी की अगर बात करें तो लेबर डे के हवाले से जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बनाई थी, उस पॉलिसी के पहले तो बात करेंगे। और फिर दूसरा, हमारे नबी ने जब कह दिया कि एक मज़दूर की उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी मजदूरी अदा कर दो, तो फिर आज हम क्या दीन से इतने दूर हो गए, हमें याद ही नहीं है कि मजदूर की पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी तो क्या, हम तो उसे रुला रुला के उसका खून खुश्क हो जाता है, खून तक खुश्क कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन यकम मई और इस तरह के जितने भी दिन मनाए जाते हैं, बुनियादी तौर पर ये मौज़ूआत तो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेर बहस लाने वाले हैं, लेकिन अय्याम मनाने का ये फ़ायदा होता है कि कम अज़ कम इस भागती दौड़ती अपनी ज़िंदगी के तकाज़े पूरे करते हुए एक जद्दोजहद के अंदर कहीं ना कहीं हमारी तवज्जो जो है वो इन मौज़ूआत की तरफ जाती है और कहीं ना कहीं एक आगाही भी होती है और फिर अगले दर्जे पर इस्लाह का एक जो इम्कान है वो भी पैदा होता हुआ नज़र आता है। तो मैं आपके चैनल और आपके चैनल की पूरी टीम के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज के इस अहम दिन को इस अंदाज़ में जो है वो ज़ेर बहस लाने की कोशिश की है। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। दुनिया भर में हम जानते हैं कि यकम मई जो है ये शिकागो के अंदर जो एक मुआशी इनकलाब के बाद, जिसे हम सो कॉल्ड सनती इनकलाब कहते हैं, उसके बाद दुनिया जब बहुत ज़्यादा मादियत परस्ती की तरफ चली गई और लोगों ने सिर्फ माश को और वसाइल को इकट्ठा कर लेना और उस वसाइल को इकट्ठा करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ ज़रिया जो है उसे इख्तियार करने को अपना दीन बना लिया, अपना नज़रिया बना लिया, और जो मेहनत कश थे, मजबूर लोग थे, उनको उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनका इस्तेसाल होना शुरू हो गया। तो उस ज़माने के जो मज़दूर थे वो बाहर निकले और उन्होंने अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू की। और तारीख़ हमें बताती है कि 1886 के अंदर वो फिर एक बड़ा इज्तिमा हुआ जिसके ऊपर गोली चली और एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद 3 साल के बाद आज भी यूरोप, अमेरिका और ये उर्फियत में जिसे हम जदीद दुनिया कहते हैं, बड़े फ़ख्र से ये कहती है कि 1889 में जो है वो हमने पहली इंसानी तारीख़ की जो है वो लेबर पॉलिसी दी, मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से एक लाएअमल मुरतब किया और इसे यौम मज़दूर और यौम मई के तौर पर जो है वो मनाया जाता है। लेकिन अगर हम हकीकी मानों में तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें पता चलता है कि आज से 1500 साल पहले पहली इंसानी तारीख़ की लेबर पॉलिसी तो रियासत मदीना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि अपनी ज़ुबान से उसका ऐलान और इज़हार किया, बल्कि अपने अमल से भी गवाही देते हुए जो है उसका निफाज करके दिखाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अपने ज़माने के मेहनत कशों और मज़दूरों को इस आला दर्जे की अहमियत और इज़्ज़त अता फ़रमाई। आप ये ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हुज़ूर की तालीमात में मज़दूरों और मेहनत कशों के हकूक़, ज़ेर दस्तों के हकूक़ जो है उनकी कितनी अहमियत है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुज़ूर दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे ना, और हुज़ूर के जिस्म अक़दस में से नज़ा के आलम में रूह मुबारक जो है वो जिस्म में सफ़र फरमा रही थी, आखिरी लम्हात थे, सांस उखड़ी हुई थी, और हुज़ूर जो नसीहत कर रहे थे ना वो 4 बातें थी, नमाज के कायम करने और ज़कात के देने के हवाले से, फिर औरतों के हकूक़ के हवाले से, और मेहनत कशों, मज़दूरों, ज़ेर दस्त जो हैं उनके हकूक़ के हवाले से बात कर रहे थे। हुज़ूर के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं तुम्हें इन ये जो ज़ेर दस्त हैं, तुमसे कम वसाइल रखने वाले महरूम तबकात से जो वाबस्ता लोग तुम्हारे ज़ेर दस्त आ जाते हैं, जिनको रिज़्क़ के हवाले से तुम्हारे सामने अपना आप पेश करना पड़ता है, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत पेश करना पड़ती है, बल्कि बेचना पड़ती है, हुज़ूर फरमाते हैं कि उनके बारे में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि क़यामत के दिन तुमसे इनके बारे में सवाल किया जाएगा। तो वहाँ से ये मोहब्बत का आगाज़ होता है। और फिर न सिर्फ यहाँ तक, बल्कि हुज़ूर ने जब आमलीन मुकर्रर किए, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर अपने नुमाइंदगान मुकर्रर किए कि दीन का अमली निफाज हो सके और दीन की तालीमात के मुताबिक लोगों की ज़िंदगियों में एक रहनुमाई पहुँच सके, तो हुज़ूर ने जो उनको हिदायतनामा जारी किया उसमें ये फरमाया कि जब किसी बंदे को इस काम के लिए, यानी आप समझें कि ये आपकी फ़लाँ खिदमत के लिए मौजू है और ये आप इससे ये वाली मेहनत का काम ले सकते हैं, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि किसी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी शख्स की
अपनी राय के बगैर, उसकी फ्री विल के बगैर उसे किसी काम पर लगाए। यानी आप ये देखें कि ये हुजूर का ज़माना जो है ये वो मुआशरा था जहाँ पर गुलामों को और जेर दस्तों को और मेहनत कशों को तो यानी ये तस्वुर ही नहीं था कि वो आगे से पिक एंड चूज़ वाला जो है उनको कोई राय दिया जाता था और जिस तरह का मर्जी मजालिम उसके ऊपर उठाए जाते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ये हक अता किया कि सबसे पहले जिसने काम करना है ये उसका इस्तेहकाक है कि वो काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता, यानी ज़बरदस्ती कोई नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया जब उसके साथ अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपना कज़िया मामला पेश करो ना तो पूरा तफसील के साथ पेश करो, जुज़वन बता के उसे काम पर आमादा कर लिया जाए और फिर जब वो काम पर आपके पास आ जाए, जैसे आजकल हमारे यहाँ रोज़ाना का एक मामूल और पूरी दुनिया में भी है और हमारे माशरे में भी ये इल्लत बड़ी फैल चुकी है कि हम किसी एक ख़ास काम के लिए एक आदमी को बुलाते हैं और फिर जब वो हमारे पास काम के लिए आ जाता है तो जुज़वन हम कई काम और उसके हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि जो रकम तय हुई है बस उसी में ये सारा काम कर रहे हैं। हुजूर ने दूसरा उसूल ये मुरत्तब किया, फरमाया कि जितना काम करवाना है उसकी पूरी तफसील बयान की जाए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि काम के लिए जो आपके साथ आमादा हुआ है वो शख्स कितना ही आपका करीबी हुआ, आपसे मोहब्बत करने वाला हो, आपके साथ बेतकल्लुफ़ हो, हुजूर ने हुक्मन फरमाया कि पहले उसके साथ उजरत तय की जाए। ये जो हमारे यहाँ एक मिजाज है ना कि जो मुनासिब होगा दे दीजिएगा, ये हमारे मेहनत कशों का भी मामला है। मजदूर जो है वो भी ये कह रहा होता है और जो काम करवाने वाला होता है उसे भी यही बात सूट करती है और नतीजा क्या होता है बाद में फिर इतनी मेहनत से गुजरने के बाद दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मैल होती है कि जो है ना हमारी तवक्को से ज़्यादा जो है हमसे मांगा जा रहा है या हमारी तवक्को से कम हमें दिया जा रहा है। हुजूर ने इसलिए हुक्मन ये बात फरमाई पहले तय की जाएगी। तीसरा उसूल हुजूर ने बयान फरमाया। फिर हुजूर ये फरमाते हैं कि जब किसी शख्स को काम पर लगाएं, बेशक तय हो चुका हो कि कितना काम आपने किया, अगर उस काम के अंदर कोई चीज़ इजाफी करनी है तो फिर उसका असर नौ दोबारा से मुआयदा करना है। यानी अगर कोई नई चीज़ आपके जहन में ख्याल आ गए तो दीन उससे मना नहीं करता, लेकिन हुजूर ये फरमाते हैं कि दोबारा उसे तय किया जाए। एक सहाबी हैं वो कहते हैं कि मैं अपने घर की तामीर करवा रहा था और या रसूलल्लाह मैंने एक ख़ास उजरत उसके साथ तय की काम करने वाले के साथ। कुछ वक्त के बाद मुझे ख्याल आया कि इसके अंदर कोई चीज़ इजाफा कर दिया जाए, तो मैं उस पर करने लगा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं मेरी तरफ से उसकी अकतलफी ना हो जाए। मैंने उससे कहा और वो बादल नखास्ता उसने उस काम को पूरा कर दिया, तो क्या मेरे दिल पर कोई बोझ तो नहीं होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया जाओ उसको तलाश करो और उससे दोबारा असर नौ तय करो इस मामले को। हुजूर ने कहा दोनों के लिए बारगेन का हक काम शुरू करने से पहले है। बारगेन जैसे हमारे यहाँ होता है ना, काम हम करवा लेते हैं और उसके बाद हम क्या कहते हैं इस काम में ये ऐब है, ये नक्स रह गया, ये कमज़ोरी रह गई, इसलिए हम इतने पैसे काट लेंगे। हुजूर ने इसकी कतन इजाज़त नहीं फरमाई। हुजूर फरमाते हैं कि दोनों अपनी अपनी कब्र को ज़हन में रखते हुए दयानतदारी के साथ फ़ैसला करें, अल्लाह की तरफ से इस काम के मिलने को और वो जो काम करवाने वाला है उसके लिए एक मुआविन हाथ के पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और दोनों दयानतदारी के साथ जो तय कर चुके हों उसके मुताबिक बाकी मामला करें। फिर हुजूर ने फरमाया इनका इतना ख्याल रखना है मज़दूरों का कि जो आपने खुद खाना है वो इनको खिलाना है। यानी ये हमारे यहाँ अमूमी तौर पर क्या होता है, जब हमारे घरों में काम के लिए ख़ास तौर पर मज़दूर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारे दस्तरखान पर तो कई पकवान मौजूद होते हैं और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने वाली दाल होती है हम उसको चढ़ा देते हैं कि चले उनके खाने का ये बंदोबस्त हो जाए। हुजूर की तरफ से ये तरगीबन फरमाया गया कि जो खुद खाना है वो इनके लिए खिलाना है। फिर न सिर्फ ये कि बज़ाहिर मुशक्क़त का अमल है, हुजूर फरमाते हैं इसको ज़हन में रखते हुए इनके सस्ताने का बंदोबस्त भी करना है, इनके लिए दरमियान में आसानी भी पैदा करनी है। हम उमूमी तौर पर देखते हैं जैसे ही हम काम पर लगाते हैं और वो धूप जिसमें 2 कदम बाहर निकलना मेरे लिए आपके लिए मुश्किल होता है, अगर मज़दूर एक लम्हे के लिए पानी का गिलास लेकर साए पे चला जाए तो हमारी तबीयत पर गिरां गुजरना शुरू हो जाता है और हम कहते हैं शायद इसने अपना जो काम है उसमें कामचोरी का मुजाहरा किया। हुजूर फरमाते हैं कि इनके लिए इस तरह की आसानी का बंदोबस्त भी किया जाए। और तारीख़ बताती है कि जब सरकार दो आलम ने इंसानी तारीख का पहला टैक्स फ्री जोन कायम किया ना तो पानी का एहतमाम किया। जो ताजिर आने थे जिन्होंने मदीने में आके तिजारत करनी थी उनका एहतमाम बाद में किया। हुजूर ने उनके साथ आने वाले मज़दूर जो माल बर्दारी का काम करते थे, जो सामान उठाने वाले लोग थे, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पहले साहिबान का बंदोबस्त किया और जो ताजिर आया करते थे ना वो अपने लिए बेहतरीन खाना लाया करते थे, लेकिन गुलामों के साथ जो मामला होता था, मजदूरों के साथ जो होता था वो हम सब जानते हैं। अच्छा, हुजूर ने मदीने के जो साहिब सरवत लोग थे उनको कह रखा था कि ये तुम्हारे पास अल्लाह के मेहमान हैं, ये जो मजदूर हैं इनके लिए उस खाने का एहतमाम करो जो तुम अपने मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम करते हो। तो इससे अंदाज़ा होता है कि किस दर्जे की जो है वो उनके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इज़्ज़त और कदर मंजिलत पाई जाती है। इससे बढ़कर क्या इज़्ज़त हो सकती है कि हुजूर साहबी से पूछते हैं कि सबसे बेहतरीन खाना कौन सा हो सकता है।
सकता है? तो साहबी कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर फरमाते हैं वो खाना जिसको खाने के लिए बंदे के हाथ मुशक्कत उठाएं, उसके पाँव मुशक्कत उठाएं और उसके माथे पर पसीना आए। और फिर हुजूर ने ये बात कह के तो बात को मुकम्मल कर दिया। हुजूर फरमाते हैं कि अलकासिब हबीबुल्लाह, ये जो मेहनत कश है ना, जिसे आप एक आम आदमी समझ रहे हैं, मुआशरे के एक ज़रूरतमंद बंदा समझ रहे हैं, ये आपकी निगाह में इसका जो भी स्टेटस हो, अल्लाह की निगाह में ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह के दोस्त के तौर पर शुमार किया जाता है। जी, बहुत खूबसूरत आपने अंदाज में बयान किया है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में परनिया खान, जिन्होंने 2021 में पाकिस्तान की कम उम्र तरीन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन बनकर एक शानदार और तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती और इसमें हिस्सा लिया। अपनी गैर मामूली महारत, तेज़ रफ्तारी, मजबूत फोकस और बेहतरीन खेल के ज़रिए नुमाया कामयाबी भी हासिल की है। जी हाँ, और उनकी इस कामयाबी ने न सिर्फ खेलों के मैदान में उनका नाम रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान में ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए भी एक नई उम्मीद और नई किरण रोशन कर दी है। हौसले की एक मिसाल बनी है वो। कम उम्र के बावजूद अगर आप मेहनत लगन के साथ कोई भी चीज़ अपनाएं तो फिर यकीनन उसमें आपको कामयाबी हासिल होती है। हमारे साथ भी परनिया मौजूद हैं। परनिया ज़मान खान, इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, वेलकम टू शो कहेंगे परनिया आपको। और आपसे जानेंगे सबसे पहले परनिया नाम किसने रखा? इसका मतलब बहुत डिफरेंट नेम है, तो इसका मतलब क्या है, किसने रखा आपका नाम और क्या सोच कर रखा गया? नाम तो मेरे पेरेंट्स ने रखा है और इसका मतलब है सिल्क ऑफ हेवन। सो बेसिकली हमारी फैमिली में भी एक और परनिया थी हमेशा से, बाबा ने ना, और वो बहुत यूनिक नेम है, तो बाबा वांटेड कि मेरी एक बेटी होगी तो क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो उनके बाद जब मैं आई तो बाबा ने फिर मेरा नाम परनिया रखा। ज़बरदस्त। टेबल टेनिस का भी बताइए ना कि वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, किसी को आइडियलाइज करती थी? बेसिकली मेरे भाई ने शुरू किया था टेबल टेनिस खेलना और मैं उसको सिर्फ देखती थी तब, क्योंकि मैं थी 9 इयर्स की और मेरे भाई ने उसको प्रैक्टिस करवाती थी और फिर इवेंचुअली उसने टेबल टेनिस छोड़ दी और मैं स्पोर्ट में आगे हो गई। मेरा 13 इयर्स की एज में मैंने अपनी फ़र्स्ट जूनियर नेशनल खेली थी और 14 इयर्स ऑफ एज में मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल टूर था जूनियर सैफ, और उसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। द वेरी नेक्स्ट ईयर मैं जूनियर नेशनल चैम्पियन बन गई थी और मैं पाकिस्तान नंबर 3 हो गई थी, और उसके अगले साल मैं दोबारा जूनियर नेशनल चैम्पियन बनी थी और उसी साल में मैं सीनियर नेशनल चैम्पियन भी बन गई थी। तो साथ हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट्स भी होते थे इसमें, तो उसमें 2 दफ़ा मास्टर कप चैम्पियन बनी हूँ और फिर हमारे इंटरनेशनल टूर्स हुए हैं। मालदीव्स में हमारा जूनियर सेफ चैम्पियनशिप थी, उसमें भी 2 दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल, फिर उसमें डबल्स और टीम इवेंट की कैटेगरी में, फिर एशियन गेम्स होंगजू चाइना में पार्टिसिपेट किया है, कतर एशियन चैम्पियनशिप में, फिर आई हैड द ओलंपिक स्कॉलरशिप एज वेल जो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के ज़रिए। सो आई वेंट देयर फॉर द क्वालिफिकेशंस। अनफॉर्चुनेटली आई हैड दैट कि हमारा टाई पड़ गया था उधर विद मालदीव्स और मेरा तो उसमें रह गया, वरना इट वाज वेरी क्लोज। ज़बरदस्त। अच्छा परनिया, आपको टाइम कब मिलता है पढ़ने का? पढ़ती भी हैं? क्योंकि टेनिस जिस तरह से आप बता रही हैं, एक के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट, और आपने छोटी एज से स्टार्ट करके अब तक स्टिल आपके इवेंट्स चल रहे हैं और आप उनमें माशाल्लाह से अचीवमेंट भी हासिल कर रही हैं। एजुकेशन का सिस्टम इसमें काफ़ी पीछे रह जाता है, यहाँ स्टडीज़ उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं ऐसे बच्चों की जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो स्पोर्ट्स को किस तरह से साथ मैनेज करती हैं, स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज? सो बेसिकली बाबा ने ना हमेशा प्रायोरिटाइज पढ़ाई को किया, तो आई डिड माई O levels फ्रॉम LGS, मेरे साइंसेस और लिटरेचर थे उधर, एंड देन आई एम करेंटली इनरोल्ड इन किनेट कॉलेज, और आई एम ग्लैड कि किनेट कॉलेज ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इस चीज़ में, एंड दे हैव शोन लीनियंसी विद मी। जब मेरे टूर्नामेंट्स होते हैं, जब मेरे टूर्स होते हैं, दे रीअरेंज माई एग्ज़ाम्स, रीअरेंज माई स्केड्यूल। तो इस वजह से आई थिंक कि अगर वो इतना कोऑपरेट ना करते तो शायद मेरे लिए भी मुश्किल होता, मगर दैट मेक्स इट लॉट ईजियर फॉर मी कि मैं पढ़ाई को साथ मैनेज कर लेती हूँ। ज़बरदस्त। वैसे टेनिस का कितना स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि बच्चे इसलिए भी कुछ बहुत सारी गेम्स को ज्वाइन नहीं करते कि इसका स्कोप नहीं है या इसमें हमें उतने मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे अपने छोटे बच्चे हैं अभी, वो दोनों टेनिस प्लेयर हैं, वो दोनों टेनिस प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए मुझे ये होता है कि यार इसका कोई स्कोप है भी या नहीं, मुझे इसमें लाना भी चाहिए टेनिस के अंदर या नहीं लाना चाहिए। तो आप क्या कहती हैं, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कितना स्कोप है इसके अंदर? आई थिंक पाकिस्तान में ना फीमेल्स के लिए स्पेशली इतना नहीं था,
तो इट वाज इज समथिंग कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से मेरे लिए मुश्किल हुआ था। बट मेरे पास सपोर्ट थी, मुझे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से आई वेंट टू दैट लेवल। मगर हमारे जिस तरह टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं लाहौर में हूँ, हमारे टूर्नामेंट्स पेशावर में होते हैं, कोयटा में, तो फीमेल्स के लिए अकेले ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ हो जाता है। तो मगर फिर भी मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो ट्रैवल करती हैं और वो इतनी डेडिकेटेड हैं अपनी स्पोर्ट पे, मैं देख रही हूँ। और अगर आप देखें, अगर अपने बच्चों के लिए, तो ये है कि टेबल टेनिस इंडोर स्पोर्ट है, तो वो आपको उसके लिए आउटडोर खवारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सनलाइट और ये चीज़ें, नो बर्निंग, आपने इंडोर टेबल रखा हुआ है, आप खेल रहे हैं। इसका एक एडवांटेज है कि आप कम स्पेस में उसको आप खेल सकते हैं। लेकिन कोचेस कैसे हैं? अभी आप वापटा की तरफ से माशाल्लाह खेल रही हैं परनिया, फैसिलिटीज़ कैसी हैं? हमारे एथलीट्स को हमेशा ये शिकवा रहता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, उनको अपने टिकट्स खुद अरेंज करने पड़ते हैं, स्पॉन्सरशिप भी खुद ढूंढनी पड़ती है। अभी भी ये आपके साथ भी ये मामला है? गवर्नमेंट की सपोर्ट कितनी है? रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट मिलती है? गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वापटा के साथ व्यवस्था होने के बावजूद। हाँ, नहीं है। वह हम लोगों को ज़्यादातर अपने टिकट्स और हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। और अभी तो पिछले कह लें 2023-24 में हमारा टूर्नामेंट हुआ है, उसके बाद तो हमारे इंटरनेशनल टूर्स लगना ही बंद हो गए। अभी रिसेंटली हमारे टूर्स आ ही नहीं रहे, और अगर हैं भी इंटरनेशनल पर हमें भेज नहीं रहे हमारी टीम को। उसकी क्या वजह? और उस ना भेजने की वजह से हमारी टीम आगे के लिए क्वालिफाई नहीं होती। जैसे स्टेजेस होते हैं, वर्ल्ड स्टेजेस होते हैं, जैसे आपको पहले साउथ एशियन पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है, फिर आप एशियन के लिए क्वालिफाई करते हैं, एशियन के बाद आप वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो अगर हम लोगों को साउथ एशियन बेसिस पे ही नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे आगे क्वालिफाई करेंगे? बिल्कुल। तो और कंटेंडर्स होते हैं वर्ल्ड में, कंटेंडर बेसिकली टॉप सीडेड प्लेयर्स की लीग्स होती हैं बाहर, जिसमें आपकी लीग मैचेस होते हैं, आपकी रैंकिंग बनती है, और अगर आप वो मैचेस नहीं खेलते, आपकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड नहीं बनती। तो इस वजह से मुझे काफ़ी फ़ील होता है कि ये चीज़ें बहुत लैक करती हैं पाकिस्तान में, कि अगर ये चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दी जाएँ तो इस टाइम हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। टेबल टेनिस में भी पहले कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए, और परफॉर्मेंस बाहर आ सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि स्पोर्ट उस तरह से गवर्नमेंट की तो नहीं है, लेकिन वापडा कितना आपको सपोर्ट करता है और कितना आपको खुद उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फाइनेंशियली भी और वैसे भी वसाइल के हिसाब से, तो वापडा किस हद तक करते हैं? आपका स्कूल भी क्या, आपको अगर एक बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर हो तो उसका कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उसके स्कूल उसको बड़े अच्छे से स्पॉन्सर कर सकते होते हैं और उसको मौके वो फ्राहम करते हैं। तो आपका क्या कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ है कि आपको वहाँ से सपोर्ट मिलती हो, या वापडा की तरफ से कितनी सपोर्ट? वापडा की तरफ से सपोर्ट है, और ये मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स अब बहुत कम रह गए हैं। आर्मी है, वापडा है, मेजरली ये दोनों हैं। इससे पहले बैंक टीम्स भी हुआ करती थी और उसमें काफ़ी प्लेयर्स होते थे, मगर अब रिसेंटली वापडा और आर्मी, तो मैं वापडा से बिलोंग करती हूँ। वापडा की इसमें बहुत सपोर्ट है, वापडा आपको वो मैचेस में भी भेजता है, वापडा की तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी है डेफिनेटली। और जहाँ तक कॉलेज की बात है, तो कॉलेज की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी हुई है, फिर उनकी लीनियंस। अच्छा, स्पोर्ट्स के बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है। आई डोंट रिप्रेजेंट देम, किनेट को मैं रिप्रेजेंट नहीं करती, बट स्टिल मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप दी हुई ऑन द इंटरनेशनल बेसिस। फिर दे हैव बिन लीनियंट थ्रू आउट माई स्टडीज़, मतलब शुरू से अभी तक दे प्रोवाइड मी विद एवरीथिंग। वो मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया उन्होंने मुझे पढ़ाई से लेके। दे जस्ट मेक श्योर कि आई एम डूइंग गुड विद माई स्टडीज़ एंड आई कैच अप विद माई स्टडीज़ व्हेन एवर आई एम बैक फ्रॉम माई टूर। तो अक्सर ऐसा होता है कि नेशनल इंटरनेशनल मैच होता है, व्हेन आई कम बैक, तो फिर मैं, टीचर्स बहुत अच्छी हैं, वो कहती हैं हमारे पास आओ, समझाती हैं सारे कोर्सेज, तो दैट मेक्स इट अ लॉट ईजियर। तो फिर मैनेज टाइम इस तरह होता है कि टाइमिंग्स का, मगर इस साल हमारी टाइमिंग्स भी अच्छी हैं कि मैं वापस आती हूँ, देन आई गो टू हॉल कज़ाफ़ी में, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स स्टेडियम में, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ। फिर आई हैव माई जिम थिंग्स एट माई और कितने घंटे की ट्रेनिंग चाहिए एक बिगनर को भी और एक नेशनल प्लेयर को भी? मुझे लगता है कि जो नेशनल लेवल पे प्लेयर होता है ना, एक पॉइंट पे व्हेन यू आर अ टॉप सीडेड प्लेयर, आपको डबल ट्रिपल प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है एक बिगनर के लेवल से ज़्यादा, क्योंकि आपके कंपटीशन उस लेवल पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे तो आपको 10 आवर्स कहीं पे भी नहीं गए, आपके 10 आवर्स आपके कहीं पे भी नहीं गए। मतलब इफ़ आई जस्ट कंक्लूड कि जिस तरह मैं 2 सेशन मॉर्निंग में है, 2 सेशन आपके शाम में है, 3 घंटे यहाँ से हो गए, फिर आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो बोर नहीं होती आप परनिया इतना खेल के? एक पॉइंट, उसमें फिर क्या एक्टिविटीज़ करती हैं? बेसिकली बोर नहीं कह सकते, थक जाती हूँ एक पॉइंट पे आप, क्योंकि अगर आप हर रोज़, बहुत हेक्टिक रूटीन है ना आपकी, तो फिर अगर आप हर चीज़ मैनेज करो और अगर बीच में कि आपकी प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स है आपकी यूनिवर्सिटी में,
तो इट मेक्स इट अ लॉट हार्डर। तो दोनों को मैनेज करना मुश्किल होता है, मगर आई थिंक सो कि एक पॉइंट पे आपको आदत हो जाती है, आप कहते हो ओके फाइन, यू जस्ट मैनेजिंग बोथ ऑफ देम। बिल्कुल सही। अच्छा पढ़ने ये भी बताएं कि इसको आगे कब तक अपने कंटिन्यू रखना है या शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हमारी गेम में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन आफ्टर मैरिज वो छोड़ भी देती हैं, वो उसको परसू नहीं कर पाती हैं, उस तरह से उसको लेकर नहीं चल पाती हैं। तो आपके क्या प्लान्स हैं टेबल टेनिस को लेकर, और बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं? मेरा प्लान तो ये है कि बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी माई करियर और मैं इसको काफ़ी लाइक मुझे 7 years हो गए हैं वहाँ में, तो आई फील लाइक आई विल कंटिन्यू दिस एट जितना मैं कर सकी। और आई फील लाइक बच्चियों के लिए मैसेज है कि दे शुड हैव एन हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी स्पोर्ट विद देम, और पढ़ाई और टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इन चीज़ों से निकल के देयर शुड बी अ फिटनेस थिंग एज वेल। बेशक वो जिम हो, बेशक कोई स्पोर्ट और फिजिकल स्पोर्ट, नॉट वो जो ई गेम्स होती हैं। हालांकि ई गेम्स इज अ स्पोर्ट एज वेल, मगर आई थिंक सो कि फिजिकल स्पोर्ट्स जिसमें आपकी एक्सर्शन लगती है आपकी। अच्छा, ब्रेक में जो इशाल आपसे पूछ रही थी, गोल्डन गर्ल का खिताब भी आपको मिला, वो क्या मामला था, ये कौन सा इवेंट था और आपको क्यों दिया, किसने दिया ये खिताब? बेसिकली मैं जूनियर नेशनल चैम्पियन और सीनियर नेशनल चैम्पियन एक साल में बनी थी, एंड देन आई हैड द गोल्डन हेयर्स। और फिर आपने हेयर डाई करवाए थे? या, अरे वाह। और इसमें आई वन 2 मास्टर कप, हमारे रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो वाले भी, तो वो पूरा साल मैचेस में जीती। तो उस टाइम मुझे लोगों ने गोल्डन गर्ल कहना शुरू कर दिया, एंड देन इट वेंट अप टू माय नेम कि वो बस मेरे नाम के साथ गोल्डन गर्ल है। आपको टाइटल ज़्यादा पसंद नहीं आया, आपने बालों का कलर चेंज कर लिया? मैंने बेसिकली गोल्डन रखे हुए थे, उसके बाद से मैंने मेक श्योर किया था कि मैं वो चेंज ना होने दूँ, मगर अब उसको टाइम हो गया, आई नीड दोबारा उसको करवाऊँ। ज़बरदस्त। चलें, विश यू गुड लक परनिया, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप इसी तरह से खेलती रहिए और अपने मुल्क का नाम भी, अपने पैर भी रोशन कीजिए, अपना नाम भी रोशन कीजिए, क्योंकि आप जैसी बच्चियां हमारे बहुत सारे बच्चों के लिए माशाल्लाह राह हैं, उनके लिए एग्जाम्पल हैं कि कोई भी मैदान हो, कोई भी मुश्किल हो, उससे आप लोग लड़ सकते हैं अगर आपका अज़्म पुख्ता है। बहुत शुक्रिया। और अब हम यहाँ पर एक ब्रेक में शामिल कर लें जुनैद। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से पहले आपको बताते हैं एक ऐसा नौजवान जिसकी हमने आपको गुज़श्ता रोज़ भी खबर दी थी, मैं उनको अताउल्लाह तारा ने मदऊ किया था, अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बिठाया था। सिंध के तालीमी याफ्ता बेरोज़गार नौजवान है अजहर मेमन, जिनकी वीडियो वायरल हुई और अता तारा ने हौसला अफजाई की। हालांकि वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पंजाब के या वफाक के एक वज़ीर का, वज़ीर इत्तलात का उन्हें मदऊ करना यकीनी तौर पे रिकग्निशन, ये एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कंधे पे अगर रियासत का हाथ हो तो आपका हौसला भी बढ़ता है और आपको एहसास होता है कि कोई आपको ओन करने वाला। बिल्कुल। और फिर क्या बाकी जो उस वक्त वादा किया गया था अजहर मेमन के साथ, वो वादा पूरा हुआ कि नहीं, ये जानने के लिए अली हमजा जैदी गए अजहर मेमन के घर पे और उन्होंने इंटरव्यू उनका लिया है। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर अजहर मेमन क्या कहते हैं इस हवाले से। तो जी हमजा, कहा जाता है कि अगर इंसान मेहनत करे तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजहर मेमन, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड बने हुए हैं और एक मिसाल बने हुए हैं आला तालीम की। इन्होंने तालीम हासिल की है, जिसके बाद इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वफाकी वज़ीर अता तारा ने इनको बुलाया, जिसके बाद इनको अपनी कुर्सी पर बिठाया और ये आपदीदा हो गए, अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। मेरे साथ इस वक्त अजहर मेमन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या तालीम का उनमें जज्बा था और आगे क्या इरादा रखते हैं कि वो माशरे में अपना किरदार अदा करें, माशरे की खिदमत करें। अजहर साहब, बताइएगा कि क्या विज़न है आपका और किस तरह से सफ़र तय किया है? अली, आपने तालीम का पूछा है तो मैं अपनी तालीम का या कुछ भी बताने से पहले, आपने जिससे जिक्र किया अता साहब का, अता अल्लाह तारड़ साहब, तो मैं उनका सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि तालीम तो मतलब एक मैं नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इतना ऑनर मिलना जो मुझे मिला है वो मैंने तो कम देखा है। सो वंस अगेन कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अता अल्लाह तारड़ साहब का, जो वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात हैं। इसके बाद आपने विज़न का पूछा, तो विज़न भाई मतलब मैं कोशिश करूँगा कि अपने साथ जो काफ़ी नौजवान हैं, मतलब जो फारिग बैठे हुए हैं, यानी जिनकी मेरिट को देखा नहीं जा रहा, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उनको साथ लेकर चलूँ। सो लेट्स सी के व्हाट हैपेंस। अता साहब ने जो आपसे वादा किया है कोई, कि आपको वो कोई अच्छी मुलाजमत देंगे या कोई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो जॉब तो मुझे दे दी है, अब ज्वाइनिंग करना है
वो भी उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा था। मैंने खुद उनसे 1-2 दिन लिए थे। कल परसों इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर उन्होंने दिए एज ए प्रोग्राम रिसर्चर। कल इंशाल्लाह कल या परसों मैं ज्वाइनिंग कर दूँगा वहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी अज़हर मेमन की, और ये मीडिया की फील्ड से वाबस्ता होने वाले हैं। पीटीवी में मुलाजमत इनको मिल चुकी है और वहाँ पर रिसर्च करेंगे, और लगता ये है कि इनका इरादा इतना ज़्यादा पुख्ता है कि ये नौजवान जो नस्ल है उसमें एक मिसाली किरदार बहुत अदा शुक्रिया। करेंगे। और साथ ही अली हमजा जैदी मौजूद थे अज़हर मेमन के हमरा। शायद बात यह है कि हुकूमत को ख्याल आया है, एक सोशल मीडिया की ताकत का भी इसमें मज़र हमें दिखाई देता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ उन्हें बुलाया गया बल्कि पीटीवी में उन्हें रिसर्चर की नौकरी भी दी जा रही है, और ये खुशाइंद बात है। इस तरह के जितने भी नौजवान हैं उन सब की दादरसी होनी। बिल्कुल, उन सब के लिए पीटीवी में जॉब तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि वो अपना रोज़गार खुद कमा सके और अपने कुंबे का जो है वो सहारा बन सकें। इसी की हम उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी और हमारी मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।